The impact of French Revolution was way greater on world as compared to American Revolution. और इतना इम्पैक्ट आया इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि एक पॉइंट आया कि कोई न्यूट्रल रह ही नहीं पाया. क्रिश्चियनिटी का बेसिक टेनेट क्या था? दैट मैन इज बॉर्न टू सफर. टोटल 3 वोट थे, हर एस्टेट का 1 वोट. और आज भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है वो 14 जुलाई को बेस्टाइल डे ही मनाया जाता है. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, I think this year it was in the, one contingent of the army. It had a parade on the Bastille Day parade. फ्रांस एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहा था, वो प्रूशिया से भी लड़ रहा था, वो इटली से भी लड़ रहा था. किसी भी रेवोल्यूशन को जब आप पढ़ते हो, चाहे आप अमेरिकन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, चाहे आप और कोई रेवोल्यूशन पढ़ोगे, या हमने जैसे 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, ऑल्दो इट वाज नॉट अ रेवोल्यूशन एज सच, इनडायरेक्ट. लेकिन जब भी हम किसी रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं या उस रेवोल्यूशन को समझना शुरू करते हैं, सबसे पहली उसकी प्री कंडीशन है कि आप समझिए कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ दैट कंट्री, दैट प्लेस, दैट सोसाइटी जस्ट बिफोर द रेवोल्यूशन. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन विद नॉट कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अबाउट डेट्स. Again I have repeated this point that history, at least in UPSC, is not at all about dates. And actually history is not about dates. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि हिस्ट्री मतलब डेट्स होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. हिस्ट्री इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी विथ टाइम. फाइन. सो अगर हम आज बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो हमें समझना होगा व्हाट वाज द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ फ्रांस इन 1789. हम ये कह सकते हैं दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ब्रूइंग व्हाइल द अमेरिकन revolution was going on. So one thing, that the seeds of the French Revolution, they were brewing when that American Revolution, and because France was also helping America. France was helping America. Initially तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बैकएंड पे सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही वो कनाडा के थ्रू, कनाडा वाला जो बैटल होता है, where British thought that they would win, but तो फ्रांस जो है वो फुल सपोर्ट में ओपनली आ जाता है. But if you see, like France एक तरफ तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन if you see the condition of the France, it was completely opposite of what they were seen in the New World. New World as in Americas. एक तरफ तो जहां अमेरिका में लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इसकी बात हो रही थी, लेकिन फ्रांस के अपने पोजीशन क्या थी? फ्रांस की अपनी पोजीशन ये थी that the situation was miserable. और अगर आप दुनिया पे इंपैक्ट देखें, हम अब ये कह सकते हैं कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन रेवोल्यूशन. French Revolution got inspired from American Revolution or American War of Independence, but the impact of French Revolution was way greater on world as compared to American Revolution. तो जो French Revolution का impact था दुनिया के ऊपर, वो American Revolution से बड़ा था. और इतना impact आया इस French Revolution का कि एक पॉइंट आया कि कोई न्यूट्रल रह ही नहीं पाया. अंडरस्टैंड दिस. जब यूरोप में ये फैलेगा, जब ये यूरोप में फैलेगा, तो आपको रियलाइज होगा कि ये मतलब यू हैव नो चॉइस बट टू टेक द साइड्स. इवन यू कैन सी दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1774 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से उसकी शुरुआत हुई. उसका इंपैक्ट नहीं दिखा, जबकि उसके रिलेटेड ट्रीटीज हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी थी. ट्रीटी ऑफ पेरिस की हम बात करते हैं तो लुइसियाना वाज गॉट एक्सचेंज इन फ्रांस, मद्रास. तो ये मद्रास और लुइसियाना का जो है वो ट्रेड ऑफ हुआ था. लेकिन आप ये देखिए कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका इंपैक्ट आपको इंडिया पे भी दिखा. कैसे? टीपू सुल्तान, ही वाज द वन हु वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. वो ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबियन क्लब, तो सारी चीजें थी. लेकिन अगर हम समझें कि इस लेट 18th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में फ्रांस की कंडीशन क्या थी, पहली चीज क्या थी? दैट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates. The society was divided into 3 estates. The first estate was clergy, second estate was nobility, and third estate was the third estate. Anyone third estate, उसको कहा ही third estate जाता था. मतलब जो कोई भी पहली 2 कैटेगरी में नहीं है except the king, they were classified as third estate. So businessmen, merchant, lawyers, officials, civil servants, peasants, landless laborers, हर कोई. तो क्लर्जी और नोबिलिटी के अलावा, और इवन नोबिलिटी में मतलब हर गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं था, ओनली दोज हु वर हैविंग हायर रैंक. मतलब
हर आईएएस भी नहीं, आईएएस में भी जो सेक्रेटरी से ऊपर होगा वो, इसको ऐसे समझो, नॉट एवरीवन, नॉट एवरीवन वाज हियर। क्लर्जी मतलब द रिलीजियस, द प्रीस्टली क्लास। अच्छा, नाउ द कंडीशन वाज दैट कि ये जो दो फर्स्ट एस्टेट्स थे, ये इनको क्या था, दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दे एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो नोबिलिटी थी उसमें भी ये नोबिलिटी, दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, मतलब पूरे स्टेट की जो टैक्सेशन की जिम्मेदारी थी, पूरे स्टेट की जो टैक्सेशन की जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी, दैट वाज ऑन द थर्ड स्टेट। सो इट वाज ओनली द थर्ड स्टेट व्हिच वाज पेइंग द टैक्सेस, इट वाज ओनली द थर्ड स्टेट व्हिच वाज पेइंग द टैक्सेस। अगर क्लर्जी की बात करें, it was the largest land owning class. Largest landowner means in terms of per capita. So clergy class की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन थे, वो उनके पास सबसे ज्यादा लैंड पर कैपिटा था। अच्छा, थर्ड एस्टेट में आते बहुत सारी कैटेगरी थी, ऑफिसर्स थे, इसमें लेबरर्स थे, ये थे। इसमें भी थर्ड एस्टेट में भी जो पीजेंट्स थे, दे वर 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। थर्ड एस्टेट में भी जो पीजेंट्स थे वो कितने थे, वो टोटल पॉपुलेशन का 80% वाज पीजेंट। ठीक है, 20% में फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट। अच्छा, अब ये जो पीजेंट्स थे, पीजेंट डज नॉट मीन द थर्ड एस्टेट, बट पीजेंट वर दे वर द 80% ऑफ दिस पॉपुलेशन। दीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: लैंड ओनर, पीजेंट, टेनेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। मतलब इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या था, दैट दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। और इसमें जो माइनॉरिटी थी या जो सबसे छोटी क्लास थी वो थी ये, मतलब जो लैंड ओनर पीजेंट थे उनका नंबर सबसे कम था। तो अगर हम कहें कि फ्रेंच सोसाइटी में डोमिनेंट क्या था, या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, डोमिनेंट नहीं कहेंगे लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, या तो टेनेंट्स या लैंडलेस लेबरर्स की। द टेनेंट्स वर सपोज टू पे 2/3 of their produce as rent. Tenants क्या पे कर रहे थे, they were paying 2/3 of their produce as rent. और जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो वेजेस पे काम कर रहे थे, जो लैंडलेस लेबर्स थे वो वेजेस पे काम कर रहे थे, एंड द वैल्यू ऑफ वेजेस वर नेग्लिजिबल। मतलब सिर्फ इतना कि वो जिंदा रह ले उतना ही उनको वेज मिलता था, उसके बियॉन्ड सर्फडम पड़ा फ्यूडलिज्म में, हाँ यूरोप में। यहां पे सर्फडम नहीं था, यहां पर सर्फडम नहीं था, बट द फोर्स्ड लेबर, ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट द लैंडलेस लेबर देयर वर मोर और लेस लाइक फोर्स्ड लेबर। तो सर्फडम इन प्रिंसिपल तो एग्जिस्ट नहीं करता था। सर्फडम क्या होता है, यूरोप में क्या था, रेनेसां से पहले जो डार्क एजेस था, फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था, तो सबसे ऊपर राजा होता था, ठीक है, राजा के नीचे होती थी चर्च, चर्च के बाद नोबिलिटी। अब नोबिल, ये राजा के पास कोई लैंड, राजा लैंड को डेलीगेट करता था, डेलीगेट इन द सेंस, तो कुछ लैंड चर्च के पास होता था। उस समय पे वहां पर होते थे मैनॉर्स और एस्टेट्स, तो वो उनके पास चला जाता था। अब वो एक एस्टेट का कंडीशन ये होता था कि वो एक पूरा फार्म हाउस होता था बड़ा सा, जिसमें एक कासल होता था। इसलिए आप पुराने यूरोप में देखोगे तो आपको दूर 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 कासल्स दिखेंगे, ठीक है, वो कासल होता था, ठीक है। उस कासल के साथ एक एसोसिएटेड लैंड होता था, उस लैंड के साथ जो है कुछ किसान रहते थे जो कि डिपेंडेंट थे किस पे, अपने लॉर्ड पे। तो ही वॉज द लॉर्ड, ही वॉज द फ्यूडल लॉर्ड, जो उस स्टेट का मालिक होता था, जो उस कासल का मालिक होता था। और ये लोग, इसमें भी कैटेगरी जो सबसे नीचे थी वो थी सर्फ्स की। सर्फ का मतलब ये था बंधवा मजदूर से भी बुरा। सर्फ मतलब कुछ लोग तो काम करते थे, उनको कुछ पैसा मिलता था, कुछ को घर मिल जाता था, लेकिन यहां जो लोग काम कर रहे थे, सर्फ में जो काम कर रहे थे, आप ये समझ लीजिए कि उनकी कंडीशन ये थी कि वो अपने मालिक की परमिशन के बगैर शादी भी नहीं कर सकते थे। मतलब बंधवा मजदूर का भी वो लेवल था। ये यूरोप की बात कर रहे हैं हम, जस्ट बिफोर द रेनेसां, जो डार्क एजेस हम कहते हैं। इसमें चर्च भी इन्वॉल्व होते थे, इसमें नोबिलिटी भी थी। और वो क्यों आए इनके पास, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया यूरोप में जब हमको दिखता है कि वहां बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंशन हर जगह हो रहा था। 13, 14, 15 सेंचुरी हर जगह एक्सपेंशन हो रहा था। तो ये लोग आते थे कि मालिक बचा लीजिए, वरना डाकू या जो दूसरे इन्वेडर्स हैं, क्योंकि अगर वो सर फ्री हुआ तो उसको कोई और कब्जा कर लेगा। तो हर कोई एसोसिएटेड हो गया एक
लैंडलॉर्ड के साथ या एक फ्यूडल लॉर्ड के साथ, वो उसको प्रोटेक्शन देता था। अब वो उसको डायरेक्ट प्रोटेक्शन तो देता नहीं था, तो वो अपने नीचे अपॉइंट करता था कौन, द वॉरियर्स, द नाइट्स। तो उनका काम क्या होता था, स्टेट मैनेज करना और जरूरत पड़ने पे आर्मी प्रोवाइड करना। इट इज मोर और लेस द सेम दैट यू सॉ इन द इक्तादारी और द मनसबदारी सिस्टम। यहां पर भी देखो ना, ये क्या दिख रहा है, जैसे आप देखोगे कि कौन सी क्लास थी इंडिया में, एंशिएंट इंडियन सिस्टम में या अर्ली मिडिवल सिस्टम में, जो कि टैक्स एग्जम्प्टेड थी। व्हाट वाज ब्राह्मदेय? जो विलेजेस ब्राह्मणों को ग्रांट होते थे या जो विलेजेस टेंपल्स को ग्रांट होते थे, देवर टैक्स फ्री। ऐसी हियर क्लर्जी वाज टैक्स फ्री। जो नोबिलिटी थी उनको जागीरें मिलती थी, उनको टैक्स, इंडिया में उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन बाय कीपिंग अ पार्ट विद देम, तो उनको कंपैरेटिवली कम टैक्स देना पड़ता था। सो सिस्टम जो है वो मोर और लेस एक जैसे ही थे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अच्छा, सो यहां पर जो सिस्टम था ये सर्फ नहीं थे जैसा कि पहले जो होते थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं दे वर दे स्टिल एग्जिस्टेड एट द प्रिविलेज ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। इनकी जिंदगी किस पे डिपेंडेंट थी? जो इनका फ्यूडल लॉर्ड था, जो इनका फ्यूडल लॉर्ड था, मतलब जिसकी जमीन पे वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर जो है ये ऑन देयर मर्सी। अच्छा, द मिडिल क्लास ऑफ दिस थर्ड एस्टेट, द मिडिल क्लास मतलब द थर्ड एस्टेट, इसमें कौन थे? इसमें थे डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, रिचर पीपल लाइक मर्चेंट्स। इकोनॉमिकली they were important, and always middle class is always economically important, be it any system. But the problem is कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो सोशल प्रेस्टीज और जो पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, अगर कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चला रहा है, तो अगर कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है तो उसका सोशल प्रेस्टीज भी है और उसके साथ एसोसिएटेड सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। दोनों इनको नहीं मिल रहे थे। दे वर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, बट द मिडिल क्लास वाज डिनाइड ऑफ सोशल राइट्स एंड सोशल प्रेस्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट वर एसोसिएटेड विद देम। फॉर एग्जांपल, आप रिचर क्लास को देखो, मर्चेंट क्लास को देखो। बैंकिंग सिस्टम मर्चेंट क्लास को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इंडिविजुअली जाओगे करंट अकाउंट ओपन करने तो वो मना कर देगा, लेकिन मर्चेंट को दे देगा कि ठीक है सर, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी लो। स्पेशल डॉक्टर्स के लिए, आप आर्म्ड फोर्सेस में फॉर एग्जांपल जो सोशल प्रेस्टीज है, तो आपको बहुत जगह कंसेशंस मिल जाएगा। क्यों? उसके साथ नेशनल प्रेस्टीज इन्वॉल्व है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व है तो आपको क्या मिलता है? आपको स्पेशल कंसेशन मिलता है, स्पेशल प्रिविलेज मिलता है सोसाइटी में। इसलिए नहीं कि आप इंडिविजुअली कुछ हैं, वो आपको नहीं मिल रहा, वो आपके ओहदे को मिल रहा है। तो यहां पर जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड था, रिच था, डॉक्टर थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इन लोगों को मिलना चाहिए था, बट देवर या तो बहुत कम था या नेग्लिजिबल था। द पॉलिटिकल प्रेस्टीज दैट वी आर टॉकिंग। आर्टिसंस एंड सिटी वर्कर्स वर आल्सो लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। आर्टिसंस एंड, और मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, ये इनके हालात और बुरे थे। और इंटरेस्टिंगली इसमें से टैक्सेशन, टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड एस्टेट। दे हैव नो वोटिंग राइट्स, दे हैड नो वोटिंग राइट्स। और सारी पावर किनके हाथ में थी? इन दोनों के पास, और ये टैक्स नहीं देते थे। फाइन, मतलब आप लॉरेंस कर्व पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? लॉरेंस कर्व क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे है, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ना। अरे ये वाला लॉरेंस कर्व यार, गिनी कोएफिशिएंट से लॉरेंस कर्व डिराइव करते हैं ना, विच इज दैट इज लाइन 45 डिग्री लाइन बताता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितनी परसेंट पॉपुलेशन के पास उतनी परसेंट वेल्थ। यहां क्या कंडीशन थी कि जो फर्स्ट टू एस्टेट्स थे, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, दे वर हार्डली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। जो फर्स्ट टू एस्टेट्स थे, दे वर हाउ मच? हार्डली 10%, ये दोनों। They're hardly 10% of the population, but they were having access to 60% of land, or they were owing 60% of the land. मतलब ये थर्ड एस्टेट कितना था? 90% of the population having access to 40% of land. इसीलिए, और उसमें भी ज्यादा किसके पास था? क्लर्जी के पास था। मतलब टू एस्टेट्स में भी ज्यादा किसके पास था? क्लर्जी के पास था। इसीलिए मैंने कहा था ना, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट लैंड ओनर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड वाज क्लर्जी। अब ये थी फ्रांस की कंडीशन बिफोर द रेवोल्यूशन।
और इसी दौरान शुरू होता है, हम देखते हैं यूरोप में एज ऑफ रैशनलिज्म स्टार्ट हो चुका था। आपने रेनेसां के बारे में पढ़ा, आपने रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन भी जो है, तो मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हो चुके थे अराउंड फ्रांस के आसपास भी और बाहर भी, मतलब अमेरिका में भी, जहां से शुरुआत होती है एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कल कांग्रेस पढ़ रहे थे, हमने देखा जब तक एजुकेटेड क्लास एंटर नहीं हुआ मूवमेंट नहीं बना। कल देखा ना कि कांग्रेस में जब पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की, इन चीजों की बात की, तब जाके क्या हुआ, एक मूवमेंट क्रिएट होगा। अब जैसे आज हम जैसे हमने 1892 का एक्ट देखा, वहां पर इंपैक्ट दिखा इस चीज का कि इंडियंस वर देयर। अच्छा, इट वॉज द फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स स्पेशली इन द 18th सेंचुरी, जिसकी वजह से ये वाला जो 18th सेंचुरी फ्रांस को, इट वॉज कॉल्ड एज एज ऑफ रीजन, इट वॉज कॉल्ड एज एज ऑफ रीजन। क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी यूरोप में इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी ना। अच्छा, क्रिश्चियनिटी का बेसिक टेनेट क्या था, दैट मैन इज बॉर्न टू सफर। टोटल 3 वोट थे, अभी हम देखेंगे उसको, रुक जाओ, वैसे बता दूं, टोटल 3 वोट थे, हर एस्टेट का 1 वोट। जब असेंबली बैठेगी तो वहां हेड ऑन काउंटिंग से वोट नहीं होता था, वहां 3 ही वोट होते थे पूरे फ्रांस में, स्टेट 1 का 1, स्टेट 2 का 1, उसका। तो जाहिर सी बात है कि उनका वोटिंग राइट होना किसी मतलब का था नहीं, तो मेजोरिटी हमेशा उनके साथ तो थी नहीं ना। अच्छा, कमिंग बैक, तो क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी, और क्रिश्चियनिटी में जो बेसिक टेनेट वो ये है कि द मैन इज बॉर्न टू सफर एंड जीसस हैज टेकन ऑल योर सफरिंग्स एंड ही हैज बीन, तो इस तरीके का एक उसमें नैरेटिव है। अच्छा, जब फ्रेंच फिलोसोफर्स आए तो उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट बात की। उन्होंने कहा द मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी, द मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी, एंड हाउ वी कैन अचीव दिस हैप्पीनेस। नाउ दिस इज नॉट रिलीजियस फिलोसफी। फ्रेंच फिलोसफी को आप जैसे हम अब बुद्धिज्म में हम देख रहे थे ना, बुद्धिज्म में कल शाम में एनसीईआरटी के साथ, तो हमने देखा कि उनकी भी फिलोसफी यही थी कि मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी। हमने कल चरवाका भी देखा, वो भी रिलीजियस, लेकिन ये रिलीजियस बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी, और ये हैप्पीनेस मिलेगी कैसे, व्हेन you will break all the prejudices and reform the institutions. How you will be happy, how man will be happy, when you'll break all the prejudices. Prejudice मतलब इसी तरीके की जो एक प्री कंसिडरेशन के साथ आ जाते हैं कि यार ये तो होगा ही, फाइन, हर किसी को लेके एक प्रिजुडिस होता है, हर किसी को लेके होता है, और ये आपको समझना होगा अपनी लाइफ में भी। अगर आप प्रिजुडिस से ग्रसित हैं तो आप डिप्रेशन में। हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम हर किसी को लेके जजमेंटल है, हम जजमेंटल हैं इवन हम उसको लेके भी जजमेंटल हो जाते हैं जिनको हम देखते नहीं, जिनको हम जानते नहीं। आपने किसी को आते हुए देखा, आपने उसका टायर देखा, आपने उसकी चीज, और फिर आपने उसके बारे में एक अपना ओपिनियन जनरेट कर लिया विदाउट नोइंग। होता है, बड़ा खतरनाक है ये अगर होता है तो, क्योंकि आप एज अ सिविल सर्वेंट ये नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू टॉक ऑन फैक्ट्स। तो हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति जो है वो अच्छा ना ही दिख रहा हो, आपको कोई व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, और ऑपोजिट भी है। जरूरी नहीं जो अच्छा दिख रहा हो, अच्छी बातें कर रहा हो, वो अच्छा ही हो, नहीं, he or she may be fooling you. So ये जो prejudice होता है, तो यहां पर फ्रेंच philosophers ने यही कहा कि you have to break, how you will be happy, break the prejudices, reform the institutions. And when the question came about God, either they neglected this question or they say there is no God. Fine. तो सर God नहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा there is nature. If there is no God, then there is nature. हम कल पढ़ रहे थे ना that cause effect phenomena की हमने बात की, नहीं उसमें पढ़ रहे थे ना बुद्धिज्म में, एनसीईआरटी बैच में, वही थी कि उन्होंने कहा ठीक है गॉड नहीं है तो नेचर है, और अगर आपको ये पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। अच्छा, दे सेड the philosophers, the gist of French philosophy, they said reason, or the power of reason as in logic, rationality, the power of reason alone is sufficient to build a perfect society. उन्होंने कहा अगर आप हर चीज पे सवाल करना शुरू कर दो, आप हर चीज की रेशनैलिटी ढूंढना शुरू कर दो, और जो चीज रेशनल है, जो चीज लॉजिकल है, हम सिर्फ उसी को अगर फॉलो करें तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परफेक्ट या परफेक्शन की तरफ जाएगी। और इनकी इस फिलॉसफी का सबसे पहला अटैक होता है किसके ऊपर, क्लर्जी के ऊपर, क्योंकि एज ऑफ रीजन का अटैक किस पे होगा, सो रीजन अटैक्ड क्लर्जी, फाइन। और इनको सपोर्ट क्या मिल जाता है, क्योंकि यूरोप के दूसरे हिस्से में जो है बाकी जगह जहां भी रेनेसां ग्रो कर रहा था, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज का दौर था, तो इनकी बातों को सपोर्ट कहां से मिलता है, साइंटिफिक डिस्कवरी से जो दूसरे उसमें हो रहे थे। वॉल्टेयर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ दिस एज, उसने तो सीधी बात कह दी, मतलब सबसे ज्यादा। इसलिए आज भी आप देखोगे कि फ्रेंच सोसाइटी में जो है ना रिलीजन की वैल्यू नहीं है। वॉल्टेयर ने कह दिया रिलीजन इज एब्सर्ड। वॉल्टेयर की फिलोसफी का समरी क्या है, ही डिस्कार्डेड एंड सेड दैट रिलीजन इज एब्सर्ड, ही वाज एन एथिस्ट, ठीक है। व्हाई, एंड पीपल आस्क व्हाई इट इज एब्सर्ड,
He said because it is contrary to reason. Why religion is absurd? Because he said that a man's destiny lies in this world rather than in heaven. A man's destiny lies in the world rather than in heaven. अच्छा, यहीं पर आपको दिखेगा, एक तो ये रीजन को लेके एक वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया. एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया मॉन्टेस्क्यू. सो अगेन इसने बात की डेमोक्रेसी की. मॉन्टेस्क्यू ने कहा अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज बेस्ट सुटेड टू मैन, एंड ही आउटलाइंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. किसकी बात की इसने? ही टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. रोसू ने he gave the idea of sovereignty and democracy. Again, another philosopher. Sovereignty and democracy. रोसू ने कहा, man is born free, yet everywhere he is in chains. This is a very famous quote, that we are born free, but still everywhere. And what is the reason of losing this freedom? Now, the emergence of property. उसने जो reason बताया, रोसू ने जिस reason को highlight किया, that what is the reason of this is the emergence of ये freedom क्यों जा रही है? क्योंकि और ये reality है. And he termed property in modern society as a necessary evil. मैं जो आपको land as a system of prestige, as a symbol of prestige की जो बात बताता हूँ, see, ये भी वही कह रहे हैं that हम बंधे हुए हैं किसके, और ये सब क्यों हो रहा है? Because of property. So solution क्या है? अब सर ये तो problems गिना रहे हैं. आप कह रहे हो man is born free yet he's in chains. आप कह रहे हो property की वजह से ये सारा जो है, property is the necessary evil. So what was required? He said that Rousseau said that what we need is a new social contract. एक ऐसे social contract की, एक ऐसे system की जरूरत है जहां पर इंसान वही freedom, वही equality, वही happiness feel कर सके जैसा अगर वो nature में होता. मतलब which is free from all chains. आप छुट्टी मनाने जाते हो, वेकेशन पे जाते हो, क्या डिफरेंस है? वही आप हो, वही खाना खा रहे हो, वही कपड़े पहन रहे हो, यू आर फ्री, यू आर हैप्पी. क्यों? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाह रहे हो, या जो प्रॉपर्टी के पीछे, प्रॉपर्टी हियर नॉट ओनली मींस लैंड, बट जो मटेरियलिस्टिक चीजें आप अचीव करना चाहते हो, आप थोड़े दिन उसको भूल जाते हो, एंड यू फील हैप्पी. कुछ नहीं करना है, एंजॉय. ये भी वही कह रहे हैं कि एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें जरूरत है, एक ऐसे सोशल सिस्टम की जरूरत है जहां हम उसी फ्रीडम को, उसी इक्वालिटी को, उसी हैप्पीनेस को परसू कर सकें, उसको फील कर सकें जो वी वुड हैव बीन इन नेचर, नेचुरली जो हमारा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, रोसू's theories contained a principle that had been written into the American Declaration of Independence. That is a very strong line. You will feel the strength of this line. It's very deep. No political system can maintain itself without the consent of the governed. इस लाइन को जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार you will feel the depth of this line. कुछ तो रीजन था ना, एक लाइन में जो है ये एक लाइन काफी है रेवोल्यूशन लाने के लिए, अगर लोगों के समझ में आ जाए तो. आज के टाइम पे कंसेंट खरीद लिया जाता है, वो एक अलग चीज है. एंड दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज. सो ये अब एक माहौल बन गया किसके खिलाफ? क्लर्जी के खिलाफ, नोबिलिटी के खिलाफ. क्लर्जी इन द सेंस की जो, जब वो रीजन की बात कर रहे थे, वोल्टेयर ने रीजन की बात की, या मॉन्टेस्क्यू ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की, रोसू ने बात की डेमोक्रेसी की, रोसू ने बात की परसूट ऑफ हैप्पीनेस की. अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा? उसमें बहुत स्टार्टिंग की पैराग्राफ में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड ऑल दैट, एंड देन दे राइट अ लाइन, देयर आर सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स व्हिच इज ग्रांटेड बाय द क्रिएटर टू मैन व्हिच नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कैन टेक अवे, and the primary of that is the pursuit of happiness. ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा हुआ है. कुछ ऐसे राइट्स हैं जो which has been granted by the creator to the man, which are inalienable, which no government in the world can take away. और इन सब में सबसे ऊपर क्या है? Pursuit of happiness. अपनी खुशी को ढूंढना. इससे आपको कोई, इसीलिए आप देखो अमेरिका में डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कुछ और है, या डेमोक्रेसी का मीनिंग कुछ और है. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड है. मतलब आप अमेरिकन डेमोक्रेसी को देखोगे, वहां जो सिस्टम है, जैसे गवर्नर ऑफ अ स्टेट, नॉट बिकॉज इट इज अ फ्यूडल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, बट गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज मोर पावर देन द प्रेसिडेंट. व्हाई? बिकॉज गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इट्स अ डमी, हाँ, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अभी होगा नवंबर में. सो इवन मतलब आई हैव सीन मेनी इंस्टांसेस वेयर गवर्नर यूज्ड टू से कि मिस्टर प्रेसिडेंट, बी इन योर लिमिट्स, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन माय स्टेट. मेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? डायरेक्टली इलेक्टेड ग्राउंड रूट से. सो वहां वो जो डेलीगेटेड पावर है ना, किसकी? ऑफ द पीपल टू अ रिप्रेजेंटेटिव, वो विजिबल है. मतलब प्रेसिडेंट
करप्ट होगा तो फोर्स कर सकता है, लेकिन जनरली गवर्नर के ऊपर फोर्सिंग पावर नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये इसलिए नहीं कि इस तरीके का फ्री स्ट्रक्चर, उसमें भी व्हाई, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, दैट्स व्हाई यू हैव मोर इंपॉर्टेंस, मोर पावर। सो वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना उसी ने कहीं ना कहीं फ्रेंच, उस दोनों ने एक दूसरे को, मतलब यहाँ के फिलोसोफर्स ने उनको इंस्पायर किया, उनके फिलोसोफर्स ने, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करोगे तो लाइजस फेयर की वो बात करने लगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करोगे तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दैट वाज ब्रॉट इन, जो कि वहां से आया, यहाँ की कुछ चीज वहां गई। यू नो व्हाट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, it was made in France and gifted to America for their contribution in French Revolution, their philosophical contribution। तो वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है ना, वो फ्रांस ने दिया है अमेरिका को। It was being transported and it was made in France and then it was transported by ship in parts and then it was installed there। न्यूयॉर्क का है ना, न्यूयॉर्क में ना, हाँ। So Statue of Liberty actually is gifted by France to US। This was the status of Gustav Eiffel was the designer of Eiffel Tower, is the designer of Statue of Liberty। I forgot his name, इसलिए मैं कंफर्म कर लूँ एक बार। So he is someone, मतलब ये ऐसी चीजें पता होनी चाहिए यार। अब इन सब में एक तरफ क्लर्जी अटैक पे था, नोबिलिटी अटैक पे आया। Let us talk about, समझ में आ रहा है तुम लोगों के? That's why I'm going on at a bit slow pace, क्योंकि रीजन है, इंडियन हिस्ट्री रिलेट हो जाती है। इंडियन हिस्ट्री में जैसे कहीं कहीं मुझे कहानियों पे काम चल जाता है, क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इंटरैक्शन हो चुका है, छोटी क्लास में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री के हर पार्ट से आपने कभी ना कभी लाइफ में इंटरैक्ट किया है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का इशू ये है कि अगर आप इसको ठीक से नहीं करोगे, ऑल्दो इससे आ रहे हैं सिर्फ 2 सवाल, कभी हो सकता है 0 हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू मे नॉट गिवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। वी एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन, बट दैट 1 or 2 मींस एटलीस्ट 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स बहुत होते हैं। सो अगर रॉयल फैमिली की बात करें तो इट वॉज किंग लुई द 16th। सो किंग लुई द 16th, an awkward person to be a king, who had no idea what people do, how to relate with the people, मतलब totally detached from the subjects। अच्छा, उसके साथ थी उनकी महारानी, क्या नाम था उनका? यस, मैरी एंटोनिएट। सो राजा थे लुई द 16, महारानी मैरी एंटोनिएट। अब इनके साथ 2 प्रॉब्लम थी। नंबर 1 that she was not French, she was Austrian। she was not French, she was from Austria। सर कैसे हो सकता है? अरे पोर्चुगीज भी तो गई थी उधर शादी करके इंग्लैंड, तो रॉयल फैमिलीज में शादी होती रहती थी। तो शी वॉज नॉट फ्रॉम फ्रेंच रॉयल फैमिली, शी वॉज फ्रॉम द ऑस्ट्रियन रॉयल फैमिली। अच्छा, और दूसरा शी वॉज अ फैशन फ्रीक। और तीसरा जो इस कैरेक्टर का, इस कहानी का कैरेक्टर है, वो है पैलेस ऑफ वर्साई। पैलेस ऑफ वर्साई, ये पैलेस ऑफ वर्साई बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्साई सिटी इन इटसेल्फ यहाँ भी दिखेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी दिखेगा आपको, इवन आपको ये दिस वन कैजर विलहेम द फर्स्ट, when he will become the emperor, जब जो वो भी वर्साई में होगा, जब जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा बिस्मार्क के टाइम, तो वो भी वर्साई में होगा। यस, इट वाज द प्रेस्टीज फॉर द फ्रेंच। और वहां पे वो वर्साई का जाना मतलब फ्रेंच का जाना। So Bismarck will attack France. Actually, Bismarck will not attack France. Bismarck was very intelligent. He made France to attack them. और वो इतना इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन था, वो जो चाहता था वो करवा लेता था सामने वाले से, विदाउट टेलिंग हिम कि तुम ऐसा करो नहीं। अब ये 3 चीजें अभी सेंट्रल हैं इस पूरी कहानी की। किंग लुई द 16 जो कि मतलब नोबिलिटी उसे बेवकूफ बना देती थी, ये कंडीशन थी। सिंपल सी चीज है, लीव पीपल। सो आई टोल्ड यू ही वाज एन ऑकवर्ड पर्सन टू बी अ किंग। फिर मैरी एंटोनिएट, एक तो लोग राजा से अटैच नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लैंड में देखो कई बार राजा से अटैच नहीं होते तो क्वीन से, जैसे आपको दिखेगा 90s में दिखेगा, ऑल्दो शी डाइड, बट अ पॉइंट वाज देयर व्हेन प्रिंसेस डायना वाज मोर पॉपुलर देन क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, कि कई बार लोग रिलेट नहीं कर पाए और प्रिंसेस डायना से रिलेट कर लिया। तो होता है कि अगर आप रॉयल फैमिली के एक मेंबर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इट इज अबाउट द सब्जेक्ट्स, सो दे रिलेट मोर विथ अदर मेंबर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि शी वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज ऑस्ट्रियन, तो एक वैसे ही डिटैचमेंट था, और दूसरा मतलब उसने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं अपने आगे, आई एम द क्वीन, वो वाला उसका एटीट्यूड था। अच्छा, 1789 5th मई डेट आती है, 5th मई 1789। उस दिन मीटिंग होती है द एस्टेट जनरल की। तो जो द एस्टेट जनरल मतलब लेट्स से वहां की पार्लियामेंट जो होगी, लेकिन एस्टेट जनरल का तब कंसेप्ट क्या था कि उसमें सिर्फ 3 वोट थे, एक क्लर्जी का, एक नोबिलिटी का और एक द थर्ड एस्टेट का। 3 ही वोट होते थे। तो जाहिर सी बात है हाँ, लेकिन जो नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें जाते थे, इट वाज 300 फ्रॉम फर्स्ट, 300 फ्रॉम सेकंड और 600 फ्रॉम थर्ड। रिप्रेजेंटेटिव्स जो अंदर एस्टेट जनरल में जाते थे वो कैसे जाते थे? इट वाज 300 फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट,
300 फ्रॉम सेकेंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट, ऐसे मेंबर्स, लेकिन वो 300 का 300 का एक ही माना जाता था। उस दिन क्या हुआ, हर ग्रुप जो है अपना एक साथ, सो फर्स्ट स्टेट एक साथ आया, सेकेंड स्टेट एक साथ आया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जब आया तो वो अपने रॉयल जो उनका अटायर था, यू नो, एंड क्लर्जी जो है अपने वो चर्च के रोब्स में थी। लेकिन थर्ड स्टेट में दैट एट दैट पर्टिकुलर डे व्हेन दे केम, दे वर ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक। इट वाज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और इमीडिएटली बिफोर द मीटिंग कुड हैव स्टार्टेड, थर्ड स्टेट ने आवाज उठा दी कि वोटिंग शुड नॉट बी डन बाय द स्टेट, वोटिंग शुड बी डन बाय हेड काउंट। वोटिंग जो है वो ये 1 2 3 नहीं होनी चाहिए, वोटिंग शुड बी डन बाय हेड काउंट। उनको अब बोलोगे सर ये तो बराबर हो जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनकी तरफ थे। ऐसा भी नहीं, कुछ लोग थे इसमें इन दोनों स्टेट में जो कि थर्ड स्टेट की तरफ थे। सो डेडलॉक क्रिएट हो गया। किंग ने कहा, लुई 16 ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस। और थर्ड स्टेट और किंग के बीच क्या हो गया, देयर वाज डेडलॉक क्रिएटेड। अच्छा, अब ये वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर से थर्ड स्टेट को फिर से जो है जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई ऑन जून 20 1789, 20 जून को। तो ये 5 मई को ये कहानी डेडलॉक पे रुक गई। अच्छा, इसके बाद 20 जून 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन ये कहा गया कि इसमें द किंग विल नॉट बी प्रेजेंट, स्टेट जनरल विल मीट। मतलब ये तीनों जो हैं, ये 1200 लोग जो हैं ये मिलेंगे, लेकिन उस दिन किंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड स्टेट को इसमें आने नहीं दिया, पहले बुलाया और थर्ड स्टेट को इसमें आने नहीं दिया। देवर बेसिकली देवर लॉक्ड आउटसाइड। सुनते जाओ, कहानी सुनते जाओ, रुक जाओ, लिखे हुए हो। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, वी विल हैव आवर अनदर मीटिंग, एंड दे हैड इंस्टेड ऑफ देयर रेगुलर प्लेस, दे हैड देयर मीटिंग टू एन इंडोर टेनिस कोर्ट। और वहां उन्होंने एक प्लेज लिया दैट नॉट टू लीव अंटिल फ्रांस हैड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बोला अब यहीं बैठे हैं, बहुत हो गया इनका तमाशा, अब हम यहीं बैठे हैं इसी टेनिस कोर्ट में, और इसी को कहते हैं द टेनिस कोर्ट ओथ। और उन्होंने कहा कि अब हम यही हैं, और जब तक हम अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, अब हम यहां से नहीं हिलने वाले। और इसका इंपैक्ट दिखा, द किंग गेव इन, और उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कहा कि यू ऑल्सो ज्वाइन देम, मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस। अच्छा, अब इसके बाद ये प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड देन 14 जुलाई वाज देयर जलियांवाला बाग, 14 जुलाई 1789। तो ये 20 जून के बाद ये प्रोसेस, इस इन बिटवीन क्या होता है, 14 जुलाई से हम 1789 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 14 जुलाई बेस्टाइल, बेस्टाइल में एक फोर्ट था विच वाज अ प्रिजन। बेस्टाइल में देयर वाज अ फोर्ट which is बेस्टाइल इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वहां पे एक क्या था, फोर्ट था। बहुत सारे लोग आसपास के उसके फोर्ट के आसपास इकट्ठा हो गए विद दिस एप्रीहेंशन कि इसके अंदर हथियार रखे हैं, एंड दीज दे आर गोइंग टू यूज अगेंस्ट अस। इस फोर्ट के अंदर क्या है, हथियार रखे हैं, एंड दे आर गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट अस। जब वो जो वहां का कमांडर था, मिलिट्री कमांडर जो था, यू नो, उसको जब इतने सारे लोग आते हुए दिखे, ही डिड व्हाट जनरल डायर डिड, ओपन फायर। He opened fire and many people were killed, और इसीलिए and this became the symbol of French Revolution, which was और आज भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है वो 14 जुलाई को बेस्टाइल डे ही मनाया जाता है। If you have observed, I think this year it was in the one contingent of the army, it had a parade on the Bastille Day parade, जैसे हमारे रिपब्लिक डे परेड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना नहीं है, थिंग्स आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, और ऐसी कंडीशन, मतलब देयर इज टोटल पॉलिटिकल अनस्टेबल कंडीशन इज क्रिएटेड। ऐसे में क्या होता है, सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, एंड इन्फ्लेशन वाज एट इट्स पीक। तो 5 अक्टूबर नाउ 1789, पेरिस की जो औरतें थी वो वर्साई की तरफ जाती है और डिमांडिंग ब्रेड, मतलब ब्रेड का शॉर्टेज होने लगा। ब्रेड स्टेपल फूड है, सो फ्रांस में, पेरिस में क्या होने लगा, ब्रेड का शॉर्टेज होने लगा। तो लोगों ने मार्च किया। ये मैडम मैरी एंटोनी, उसने इनका मजाक बना दिया। यस, दे आर आस्किंग फॉर ब्रेड, गिव देम केक। मतलब इट वाज मोर सरकाजम। और यहां से जो, मतलब इसके इस एटीट्यूड के बाद जो है वो अल्टीमेटली इस दौरान क्या होता है, देयर वर सर्टेन रिफॉर्म्स इन नेशनल असेंबली दैट वर अनाउंस्ड। देयर वर सर्टेन रिफॉर्म्स इन नेशनल असेंबली। मतलब ये कुछ एपिसोड हुए जिसने की, ये कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए जिसने क्या किया, मतलब फ्रेंच, जैसे हमारे भी हुए ना,
चौरी चौरा हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, काकोरी हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हमारे भी नेशनल मूवमेंट पर हमें दिखेंगे, वहां भी हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जो जनरल स्टेट है उसको बदल के क्या कर दिया जाता है, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। पहला उसमें ये चीज हुई दैट ऑल मेल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। अभी यहाँ जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये ध्यान रखना। फ्रांस अभी तो लिबर्टी की बात जरूर कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, लेकिन दैट इक्वालिटी इज नॉट फॉर वुमेन। सो सबसे पहला उन्होंने क्या कहा, दैट ऑल मेल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। पहली चीज, मेल सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ। अच्छा, दूसरी बात, लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की। और इन्होंने कहा कि अब जो कानून बनेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से बनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, इफ यू आर टैक्स पेइंग यू हैव द राइट टू वोट। अब राइट टू वोट एस्टेट पे बेस्ड नहीं रहा, उन्होंने दूसरा चला दिया, इफ यू आर टैक्स पेइंग। सो अब क्योंकि यहां डोमिनेंट कौन था, थर्ड क्लास नहीं, थर्ड एस्टेट। यहां पे डोमिनेंट कौन था, द थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट ही वो था जो कि टैक्स दे रहा था। तो ऑल टैक्स पेइंग मेल जो है, दे हैड दी राइट टू, ऑल टैक्स पेइंग मेल सिटीजन। ये ध्यान रखना है, अभी फीमेल को राइट टू वोट नहीं है। सो राइट टू वोट किसके पास आया, ऑल टैक्स पेइंग मेल सिटीजन। अच्छा, जो भी नोबिलिटी और क्लर्जी के, जो भी नोबिलिटी के स्पेशल प्रिविलेजेस थे, सारे अबॉलिश कर दिए गए। अबॉलिश्ड, इक्वालिटी की बात हो रही है ना, सो अबॉलिश्ड ऑल स्पेशल privileges. Feudalism was abolished in France. Feudalism was abolished और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, मतलब टैक्स उतना ही दो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। हायर कैपेसिटी अर्निंग है तो आप हायर टैक्स दोगे, आपकी लोअर कैपेसिटी है, लोअर अर्निंग है तो आप कम टैक्स दोगे। सो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट चीज, डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जो फ्रेंच कैथोलिक चर्च था, इट वाज अंडर, नाउ इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो चर्च को क्या किया, अब पहले उल्टा था, स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चर्च, इन्होंने द चर्च वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। बिशप्स विल नाउ बी इलेक्टेड एंड विल बी ऑन गवर्नमेंट सैलरी। बिशप्स जो है अब वो अपनी मर्जी से, वो चर्च अपना सिस्टम नहीं चलाएगा, जो भी बिशप होगा दे विल बी अपॉइंटेड एंड दे विल रिसीव द गवर्नमेंट सैलरी। तो एक तरफ तो ये हो रहा था और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, वो वाले इवेंट्स। एक्चुअली किंग लुई 16 प्लेड हियर, तो उसने इधर से तो इन लोगों को, जैसे आज पढ़ेंगे आफ्टर द ब्रेक, कर्जन के टाइम पे होगा, कर्जन नहीं, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे होगा कि एक तरफ जहां तो रेवोल्यूशन उठ रहा होगा और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे डिसीजंस लेना शुरू कर देगी जिससे कि मॉडरेट अपीस होंगे, वो कहेंगे कि ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एंड देयर विल बी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। वही इन्होंने किया। एक तरफ तो वो क्या कर रहे थे, ये वाली बातें हो रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वो बेस्टाइल डे पे मारा जा रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका मजाक बनाया जा रहा था। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट द फ्रेंच वर सून इन्वॉल्व्ड इन अ सिविल वॉर। chaotic condition हो गई, chaotic condition हो गई, now French are involved in a civil war। मतलब now the people of France are now defending the revolution and the nation। तो अब एक इनको समझ में आया कि यार ये हमारे साथ इन्होंने क्या किया है, गेम खेला है। ये हमें एक तरफ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और इनकी बात हो रही है, नेशनल असेंबली बन रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, मतलब वी आर नॉट। सो अल्टीमेटली जितने भी नोबिलिटी थी, सबसे पहले अटैक किस पे होता, नोबिलिटी और क्लर्जी पे। सो नोबिलिटी और क्लर्जी जब उन्होंने देखा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ छीनने लगे लोग, तो वो क्या करे, उन्होंने फ्रांस से बाहर जाना शुरू किया, भागना शुरू किया। और भागना तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग द फॉरेन गवर्नमेंट्स टू इंटरवीन इन फ्रांस। कुछ कहीं चलेगा, कोई जर्मनी चलेगा, कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी चलेगा, कोई कहीं चलेगा, और ये वहां की गवर्नमेंट के साथ कंस्पायर करने लगे दैट यू शुड इंटरफेयर इन द फ्रांस। मौका देख के द किंग एंड द क्वीन दे ऑल्सो ट्राइड टू एस्केप, बट दे वर इन डिसगाइज, दे वर कॉट। वो भेष बदल के भाग तो रहे थे, लेकिन दे गॉट कॉट, और उनको पकड़ के वापस जेल में डाल दिया गया। So this national assembly, जिसको बनाने में किसका हाथ था, किंग ने बोला था ना, you go। Now after this the national assembly was replaced by legislative assembly। तो ये जो old national assembly यहाँ पे बनी थी, soon it was replaced by national assembly, legislative assembly। assembly ने उन सारी लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जो कि भाग गए थे, मतलब जो भी नोबिलिटी क्लर्जी जो भी भाग गया था फ्रांस से, उसको किया। अब मैरी एंटोनिया कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया स्टार्टेड टू प्रिपेयर अ वॉर अगेंस्ट फ्रांस, नेचुरल था, उस रॉयल फैमिली से आती थी। सो ऑस्ट्रिया ने जो है शुरुआत किसकी कर दी, दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर। अच्छा, इन्होंने कहा दैट यू शुड स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, वरना हमारे और तुम्हारे बीच जितनी ट्रीटी है वो सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रियन एम्परर जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, आई विल नॉट, आई विल
अटैक तो इससे पहले वो अटैक करता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया। अब तो रेवोल्यूशन चल रहा है अंदर, सिविल वॉर की, वो नोबिलिटी को मारा जा रहा है, क्लर्जी को मारा जा रहा है, राजा भागने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ लिया। और इसी सिचुएशन में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया। सो जैसे ही ये होता है, प्रूशिया एंड सेवॉय, अभी इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, इटली में सिटी स्टेट्स थे। सो अभी इटली, तो फ्रांस एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहा था, वो प्रूशिया से भी लड़ रहा था, वो इटली से भी लड़ रहा था। इधर फ्रांस के ये जो नेशनल असेंबली सपोर्टेड आर्मी थी जहां जा रही थी, तो ये क्या कर रहे थे, जो मोनार्की थी और जो ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर्स थे उनको क्या कर रही थी, उनको खत्म करके न्यू इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और इन्होंने कहा, और इन्होंने एक मैसेज भी भेज दिया कि पूरे यूरोप में whosoever wants to get rid of this old feudal monarchy order, we are there to help you. उन्होंने क्या कहा, we are the liberators, we are the liberators। और आप में से हमने कर के दिखाया है, हमने इन पुराने फ्यूडल ऑर्डर्स को खत्म किया है, हमने इस मोनार्की के जो डिक्टेटरशिप थी उसको खत्म किया है, और अगर आप में से किसी को इस चीज के लिए हेल्प चाहिए तो वी आर देयर, एंड we will offer fraternity and assistance to all the people wishing to destroy the old order in their countries। क्योंकि पूरे यूरोप में यही सिस्टम चल रहा था। उन्होंने कहा we are there to help you। The king and the queen were tried and they were executed 1793। 1793 में क्या हुआ, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अच्छा, and as they were executed, declared a war, they declared a war against Britain, Holland, Spain and Hungary। इधर इनको मारा, और क्योंकि हर जगह अब एक रेवोल्यूशन की वेव हुई ना, इसीलिए आई वाज सेइंग दैट अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ लार्जर एंड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देन अमेरिकन रेवोल्यूशन। सी, इट वाज देयर, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ Jacobins। What was this Jacobins all about? No, they were not rebels, liberals, but they were the liberals who believed in direct democracy। और इनका मानना था कि जो भी मतलब it was the reign of terror in France for 14 months जब ये Jacobins का कंट्रोल रहा। उनको अगर किसी पे शक भी होता था, खत्म, मार दिया जाता था। मतलब एटलीस्ट लाइक in this 14 months of Jacobins around 17,000 people were killed, जिसमें बहुत सारे ऐसे माना जाता है कि इनोसेंट भी थे, लेकिन सिर्फ इनको शक था कि ये एंटी डेमोक्रेसी है या ये वो पुराने ऑर्डर को रेस्टोर करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, तो दे वर किल्ड। बट इन सब में क्या हो रहा था, फिर से एक नया, अब इनको अभी भी समझ नहीं आया, ये फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रहे थे। ये हड़बड़ी में भी क्या हो रहा था, इस उथल पुथल में भी क्या हो रहा था, देयर वाज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्रॉ हो रहा था। और क्योंकि वॉर्स हो रहे थे तो ग्रेजुअली पावर किसकी बढ़ेगी, मिलिट्री की पावर बढ़ेगी। इस पूरे उथल पुथल में क्या होने लगा, द मिलिट्री पावर इट स्टार्टेड टू गेट राइज, एंड सून नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। Napoleon declared himself as the emperor of French Republic। So from 1792 to 1815, France was involved in war with almost every European power। France was involved in war with almost, it was, let's say France was as rest of the Europe, so France was involved in war with every European power। मतलब you can many of the historians, they used to call it international civil war। They used to call it international civil war। क्यों? फ्रेंच फोर्सेस जाती थी जिस कंट्री में ओल्ड मोनार्की और ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर था, वहां के लोगों को मोटिवेट करती थी, और वो तो फ्रेंच आर्मी खुद नहीं लड़ रही थी, वो लोगों के साथ लड़ रही थी। सो देयर वाज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन एवरी कंट्री, बट द प्रॉब्लम वाज दैट इन दिस वॉर फ्रांस वाज अलोन। इन दिस वॉर फ्रांस वाज अलोन, एंड आई टोल्ड यू, नेपोलियन की बात कर रहे थे ना, एंड आई टोल्ड यू द नेपोलियन फ्रेंच लॉस्ट द पॉइंट, नेपोलियंस आर्मी टर्न्ड फ्रॉम लिबरेटर टू कॉन्करर। सेम थिंग हैपेंड कि जब तक नेपोलियन एम्परर नहीं बना था तब तक द सिंपैथी और द सॉफ्ट कॉर्नर वाज विद फ्रांस। अंडरस्टैंड, दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लोग थे, जो थे, उनका क्या था, दे हैड अप नोट डाउन दिस, बिटवीन 1793 एंड 1796 फ्रेंच आर्मीज कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वेस्टर्न यूरोप। फ्रेंच आर्मीज कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, फुल स्टॉप। After Napoleon seized the power, not French, after Napoleon seized the power, France recovered the territories it had lost and defeated Austria in 1805, Prussia 1806, and Russia 1807. On the sea,
The French could not score against the stronger British Navy. This they have always lacked. Finally, an alliance of almost all Europe defeated France at Leipzig in 1813. These allied forces later occupied Paris. These allied means the other European allies. These allied forces later occupied Paris and Napoleon was defeated. Full stop. His attempt at recovery was foiled. His as in Napoleon's. His attempt at recovery was foiled at the Battle of Waterloo in 1815. Full stop. Change the paragraph. The peace settlement, which involved all Europe, took place at the Congress of Vienna 1815. After the defeat of Napoleon, the old ruling dynasty of France was restored to power. However, within a few years, in 1830, there was another outbreak of revolution, and in 1848, the monarchy was again overthrown, though it soon reappeared. Finally, in 1871, the Republic was again proclaimed. Fine. So tomorrow we'll talk about the consequences of French Revolution and impact of French Revolution. Fine. Thank you.